बिहार पुलिस एग्ज़ाम काफ़ी निकट है और इसको ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। इससे पहले की श्रृंखला की पहले कड़ी में हम आपके साथ जो हमारे बीच में अभ्यर्थी हैं उनका परिचय दे रहे हैं। आप सभी को जो केंद्रीय चयन परिषद के तत्वावधान में आयोजित बिहार पुलिस परीक्षा को दे रहे हैं उनको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना देते हैं। उनकी परीक्षा बेहतर हो, उनके परिणाम बेहतर हो और उनकी तैयारी में हमारा प्रयास मददगार हो। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति, हमारे पहले अभ्यर्थी के रूप में हमारे बीच में है स्वाति। बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वाति आप। स्वाति, आज जो विषय है वह राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। राज्य व्यवस्था के सवाल 50 चुनिंदे प्रश्न आपके सामने होंगे। आपके लिए 4 विकल्प होंगे। अगर आप चाहेंगे तो यदि आपकी इच्छा हो कि विकल्प के बिना ही उत्तर दिया जाए तो आप बिना विकल्प के भी उत्तर दे सकती हैं। तैयार है आप? आपके लिए पहला सवाल है, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हमारा संविधान बना था तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में था। संविधान संशोधन वह कैमा था, वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। बता सकती हैं कि ये 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ध्यान में रखने की बात है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में गठित हुई थी 1977 ईस्वी में और उसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी उस सरकार ने 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और अब उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। आपके लिए अगला सवाल है, राज्यसभा के कितने सदस्य ऐसे होते हैं जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं? 12 सदस्य। बिल्कुल सही कर दिया है। राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं जो विविध सेवाओं में जिनके उत्कृष्ट योगदान होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। और इस कड़ी में तीसरा सवाल आपके लिए है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है? आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 यानी 315, अनुच्छेद 315 का संबंध संविधान लोक सेवा आयोग से है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था? हम अपने श्रोताओं को बता दें कि बालकों को एक संविधान संशोधन के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया जब हमारे देश के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपको बताना है संविधान संशोधन कौन सा था वह? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 86वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया शिक्षा को। आपके लिए अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? जो कथन हम बोलेंगे उन चारों कथनों को ध्यान से आपको सुनना होगा और तब आपको बताना होगा कि हमारे जो विकल्प होंगे ABCD उसमें से कौन सही है। पहला, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। दूसरा, यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तीसरा, यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चौथा, यह मूल प्रस्तावना में था। अब आपको उत्तर देना है। ऑप्शन A and C। ऑप्शन A and C, अर्थात कि यह 1976 में जोड़ा गया और यह 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 42वां संविधान संशोधन 1976 तब लाया गया था जब देश में आपातकाल लागू था और आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते हुए इस शब्द को जोड़वाया था। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, आपने अब तक 5 सवालों के सही उत्तर दिए हैं और लगता है घबराहट महसूस हो रही है। चलिए, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। छठा सवाल आपके लिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के केस में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था?
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार केस में जो निर्णय दिया गया उसे समाप्त करने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया? विकल्प ऑप्शन 42वां, 24वां, 44वां, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी। बी हाँ 24। 24वां, हाँ 2 4 करेक्ट आंसर है 24वां, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और इसी कड़ी में आपके लिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, पिंगाली वेंकैया द्वारा जिसको डिजाइन किया गया उसे संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार लिया था? ऑप्शन जी 22 जुलाई 1947, 22 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947, 22 मई 1947। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 करेक्ट आंसर है। और इस दिन झंडा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। गौरतलब हो इसे डिजाइन किया पिंगाली वेंकैया ने। आगे, किसी सदन में किसी राजनीतिक दल के कितने सदस्यों के किसी दूसरे दल में विलय को दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, यानी नहीं माना जाएगा। कहने का अभिप्राय है किसी राजनीतिक दल का कितना सदस्य चाहेगा तो वह दूसरे दल में सम्मिलित हो जाएगा, तब जो दल बदल वाली जो व्यवस्था है उसको बाध्य नहीं करेगी। कि होता है ना कि अगर कोई सिंगल चाहे तो दल बदल नहीं कर सकता है, तो कितना हो? ऑप्शन आपके लिए समझ गए, एक कम से कम है, ऑप्शन ए सभी, यानी जितना है सबके सब दूसरे दल में चल जाए। बी कम से कम 1/3, सी कम से कम 1/4, डी कम से कम 15%। कम से कम 1/3। कम से कम 1/3 करेक्ट आंसर है। यानी 1/3 सदस्य अगर कम से कम किसी राजनीतिक दल के होते हैं, अर्थात 30 सीट पर अगर कोई पार्टी जीत पाई है, अगर उसके 10 या 10 से अधिक विधायक चाहेंगे या 10 से या उससे अधिक सांसद चाहेंगे, निर्वाचित सदस्य चाहेंगे, तो अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और तब इसे दल बदल कानून जो बना था, दल बदल गतिरोध अधिनियम, इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। भारत के संवैधानिक कानून में राजनीतिक दल को मान्यता कहाँ मिली है? भारत के संवैधानिक कानून में राजनीतिक दल को मान्यता कब मिली? किस मतलब कहने का सेंस है कि जो मैं विकल्प बोलूँगा उसमें बताना है कि इसमें किसके अंतर्गत मिली है। ऑप्शन है ए आपके लिए मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में, बी मंत्रिमंडल के विधायिका के प्रति प्रश्न के संदर्भ में, सी 52वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मिला है, और इनको अभी वैधानिक मान्यता नहीं मिली, संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, यानी 52वां संविधान संशोधन जो दल बदल विरोधी अधिनियम का था जी, इसी के बाद इनको राजनीतिक दलों को भी थोड़ा सा संवैधानिक बना दिया गया। यस जी बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। आप बता सकते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ, राजीव गांधी देश के पीएम थे, है ना, और ये 1985 में आया था। तो 1985 में देश के पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। अगला सवाल आपसे है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 44वां संविधान संशोधन का एक उपबंध यह भी है कि यह एक मूल अधिकार को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी 44वां संविधान संशोधन में एक उपबंध किया गया कि एक मूल अधिकार है जिसे आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। मैं बोलूँगा, आपको बताना है वह कौन सा मूल अधिकार है जिसको इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। पहला है, विकल्प है आपके लिए ए आवाज विचरण की स्वतंत्रता, दूसरा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा अवसर की समानता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसको इमरजेंसी के दौरान भी राष्ट्रपति शासन लागू हो, आपातकाल की स्थिति हो, तब पर भी इसको नहीं रद्द की निलंबित किया जा सकता है। सही उत्तर। अगला सवाल आपसे है, लोकसभा का नेतृत्व, लोकसभा का नेता किसे कहते हैं या लोकसभा का नेतृत्व करता है? ऑप्शन है आपके लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री
करेक्ट आंसर है। दबाव समूह राजनीतिक दलों से इस अर्थ में भिन्न है, यानी किस अर्थ में दबाव समूह को राजनीतिक दल से भिन्न समझा जाता है? वे सुसंगठित होते हैं, वे संख्या में अधिक होते हैं, वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, वे जनता से कटे कटे रहते हैं। फिर से बोलें, यस सर। दबाव समूह को राजनीतिक दल से क्या भिन्नता है? पहला, वे सुसंगठित होते हैं। दूसरा, वे संख्या से में अधिक होते हैं। तीसरा, वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। चौथा, वे जनता से कटे कटे रहते हैं। ऑप्शन सी, यानी कि वो सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, केवल सरकार पर दबाव बनाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? BN राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करेक्ट आंसर है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बना दिया गया? ऑप्शन या विदाउट ऑप्शन? 36th अमेंडमेंट। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का हिस्सा बना दिया गया था, भारत का राज्य बना दिया गया था। सॉरी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? निम्न में से किस अनुच्छेद में के अंतर्गत है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य, यानी राज्य को आदेश दिया गया है कि आप कल्याणकारी राज्य का गठन करेंगे? आर्टिकल 31, आर्टिकल 39, आर्टिकल 49, आर्टिकल 51? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया था? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। बगैर ऑप्शन सुने ही इन्होंने उत्तर दिया है। और नीलम संजीव रेड्डी के साथ एक और बहुत बड़ा एक जुड़ा हुआ है एक रोचक बात। जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं, और जब दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव निर्विरोध जीत जाते हैं। इस तरीके से निर्विरोध चुनाव जीतने वाले नीलम संजीव रेड्डी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले नीलम संजीव रेड्डी हैं, और पहली बार चुनाव हार भी गए थे। यस। चलिए अगला सवाल है आपसे। प्राक्कलन समिति होती है, जानते ही होंगे, संसद में। यस। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? सॉरी, इस समिति के जो सदस्य होते हैं वह किस सदन से होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा से, बी राज्यसभा से, सी लोकसभा राज्यसभा दोनों से, और डी ना तो लोकसभा से ना राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति लोकसभा से। लोकसभा से। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। प्राक्कलन समिति का संबंध लोकसभा से है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? विकल्प लेना चाहेंगे? 2003, 1978, 1976, 1951? 1976। 1976 करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर 1976। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य संख्या के अनुसार संविधान सभा का जो गठन होना था, तो संविधान सभा को कितने सदस्यों वाला गठित करने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है आपके लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? जी। 389, 308, 392 और डी इनमें से कोई नहीं। 389, 308, 392 इनमें से कोई नहीं। 392। सॉरी, द राइट आंसर इज 389, 389। चलिए, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? राजस्थान। करेक्ट आंसर है आपका। और अगला सवाल है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध से, आर्थिक सुधार से, पंचायती राज से और बैंकिंग प्रणाली से? ऑप्शन एक बार और। क्वेश्चन क्लियर है? अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन है आपके लिए केंद्र राज्य संबंध, बी आर्थिक सुधार, सी पंचायती राज, डी बैंकिंग प्रणाली में सुधार। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति वगैरह। पंचायत सुधार।
पंचायती राज से, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? निम्न में से किस स्थान पर भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण होता है? मसूरी, माउंट आबू, नागपुर, हैदराबाद। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण मसूरी, माउंट आबू, नागपुर, हैदराबाद। मसूरी। हाँ, गलत उत्तर है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक ठो आपके लिए ऑप्शन दे देते हैं, 50-50, दो हटा देते हैं, दो में चूज करेंगे। हाँ जी। एक लाइफ लाइन समझिए इसको आप, मसूरी और नागपुर को हटा देते हैं, अब माउंट आबू और हैदराबाद में हैदराबाद करेक्ट है। चलिए, निजामों का नगर और एकदम चार मीनार का नगर हैदराबाद। चार मीनार का नगर हैदराबाद में, जानते होंगे हैदराबाद का चार मीनार? यस। हाँ, कभी गई हैं हैदराबाद? नहीं, जाइए तो जरूर देखिए चार मीनार। अगला सवाल सुनिए तब तक। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? जो 389 सदस्य वाली जो संविधान सभा थी, उसमें देशी रियासतों के लिए कितने सदस्य थे? 73, 292, 93, 284। 73। सॉरी, 93। कितने थे? 93 थे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक भाग 3। भाग 3 इधर राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला क्वेश्चन है, शाह बानो केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने हस्तक्षेप कर कानून को बदला था। इस घटना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? फिर से एक बार सुनेंगे। शाहबानो मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने हस्तक्षेप कर कानून को बदला था। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर। राजीव गांधी करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पढ़ा था, किसने प्रस्तुत किया था? विकल्प चाहेंगे? जी। भीमराव अंबेडकर, सत्यानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पढ़ा था? भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड राइट आंसर है। केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त आयोग और सरकारी आयोग। वित्त आयोग करेक्ट आंसर है। मंडल आयोग का संबंध है अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, पिछड़ी जातियों से, उपयुक्त सभी से। किससे है मंडल कमीशन? अनुसूचित जनजातियों से। नो, पिछड़ी जातियों से है। मंडल कमीशन का रिश्ता किससे था? पिछड़ी जातियों से है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में? भारत की जनता में बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। आपको बताना है ये सब जो दिए जाते हैं ना, कहा गया है कि हमारे संविधान में आपको पदवियों को, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो आपको उस अनुच्छेद का जिक्र करना है जिसमें कि उपाधियों का अंत तो किया गया है, लेकिन अगर कोई लिखल किसी को भारत रत्न मिला है, किसी को भारत विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, तो वह उपाधि का अंत नहीं होगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18 करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है आपके लिए, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों के द्वारा आग्रह करने पर भारत की संसद उस राज्य के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? आर्टिकल 251, 252, 253, 254। 251, 52, 53, 54।
252 252 करेक्ट आंसर है। 44वां संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन के बाद ऑप्शन है आपके लिए, ए युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, पहला समझ गए, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के से उत्पन्न परिस्थिति, केवल बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में, युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। और अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? आर्टिकल 280। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया गया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर, किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? यानी किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा तो उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? अनुसूची 5, अनुसूची 10, अनुसूची 9, अनुसूची 3। ऑप्शन फिर से बोलिए। अनुसूची 5, अनुसूची 10, अनुसूची 9, अनुसूची 3। क्वेश्चन भी फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ। किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो उसके बाद उसकी वैधता को किसी न्यायालय में जाके हम चुनौती नहीं दे सकते। 5, अनुसूची 5, अनुसूची 10, अनुसूची 9, अनुसूची 3। अनुसूची 5। नो नो 9। नो करेक्ट आंसर है 9। ए पंचायत राज विषय है संवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का और इनमें से किसी का नहीं। पंचायती राज्य सूची करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेदों में राज्य सरकारों के ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्व संबंधी संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 हम बोलेंगे, सूची 2 बोलेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से के जनजातीय क्षेत्र, अखिल भारतीय सेवाएं, भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। अब ध्यान से समझेंगे। हम पहले बोलते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। आपको बताना है कि इसका संबंध किस अनुसूची से है। दूसरा था अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। तीसरा है भारत का नियंत्रक लेखा महापरीक्षक। चौथा है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रक। और विकल्प है आपके लिए पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। आप कोई एक बोलेंगे तो हम निकाल देंगे उसका नाम। आप बता सकते हैं असम, मेघालय और इनका किस से या अखिल भारतीय सेवाओं का? उसकी अनुसूची बताना है। या भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक का? 6ठी अनुसूची। कौन? जनजातीय प्रशासन। अच्छा, जनजातीय प्रशासन 6ठी अनुसूची। गुड, ठीक है। और अखिल भारतीय? ऐसे विकल्प जो आप हैं उसके अनुसार आप सही हो जाएंगी, क्योंकि 6ठी एक ही था और अखिल भारतीय जो है वह है 7वीं में। ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो हो जाएगा 2री में, और उसके बाद बच गया अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वह 5वीं में। ठीक है। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 30, 25, 20, 22। 22 करेक्ट आंसर है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर निकाय से, दल बदल अधिनियम से, लोकपाल से? नगर निगम से।
नगर निकाय से। करेक्ट आंसर है 12वीं अनुसूची। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्य के विधानमंडल द्वारा, राज्य के विधानसभा द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा। करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को प्रदान करता है कुल सदस्यता का 1/3, कुल सदस्यता का 50%, कुल सदस्यता का 25%, इनमें से कोई नहीं। कुल सदस्यता का 1/3। कुल सदस्यता का 1/3। करेक्ट आंसर है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन चाहें? आर्टिकल 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार बोल रहे हैं। अच्छा, मौलिक 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। करेक्ट आंसर है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ से किया गया था? साबरमती से, वर्धा से, नागौर से, सीकर से? नागौर से। नागौर से। करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा? फिर से सुन लें। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के पूर्व भी उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है आपके लिए। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी महाभियोग द्वारा, डी न्यायालय के ट्रायल द्वारा। महाभियोग द्वारा। करेक्ट आंसर है। और आपके लिए 47वां सवाल है। निम्नलिखित में में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अस्पृश्यता, छुआछूत। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 करेक्ट आंसर है। 545 सदस्यों वाली लोकसभा में कितने सदस्य हैं जो आते हैं संघ क्षेत्र से? ऑप्शन 20, 30, 15, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 20 है। 20 है। चलिए, और अब सवाल है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु पारित निम्नलिखित कानूनों को बताएं। हम बोलेंगे, उसको क्रम में बता देना है कि पहला कौन था, बाद में। पहला है दहेज विरोधी अधिनियम, दूसरा है घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, तीसरा है बालिका भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम, और डी है उत्तराधिकार अधिनियम। इसमें आप बता सकते हैं सबसे पहले कौन आया? महिलाओं के लिए इसमें सबसे पहला आया था उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, फिर आया दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में, फिर आया बालिका भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम 1994 में, और सबसे लास्ट आया घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005 में। और 50वां सवाल आज के लिए, आज के क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी सवाल है। कल जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं उपस्थित हो सकते हैं, और कल के विषय होंगे 50 सवाल भारतीय प्राचीन इतिहास के। भारत के प्राचीन इतिहास के 50 प्रश्नों के साथ होंगे। 50वां सवाल आपके लिए है, भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? भारत में कौन सी संस्था, अभी जो हम बताएंगे संस्था का नाम, वो संस्था में से कोई एक ऐसी संस्था है जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम सभा। ग्राम सभा। 50 सवाल आपसे पूछे गए, जिसमें से आपने लगता है 4 या 3 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, बाकी आपने बहुत बहुत सही उत्तर दिया है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आने वाले एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम बेहतर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।